हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस, जिसके अंतर्गत मैं सबसे पहले आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और ये क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके एलडीसी की, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की, पटवारी की, या आपके कॉलेज लेक्चरर की, या आगे आने वाली जो भी भर्तियां होंगी वहां पर साइंस एंड टेक अगर आता है तो आपके लिए उपयोगी रहेगी। इन क्लासेस का लेवल मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत ही अपर लेवल तक रखा जाएगा, क्योंकि ये क्लासेस यूपीएससी प्री तक की जो लेवल है वहां तक की बातें करेगा। और यूपीएससी प्री के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस है वो भी हो सकता है साथ में डिस्कस किए जाएं। तो आपको किसी को भी डरना नहीं है, पूरी डिटेल के अंदर आपको सभी चीजें पढ़ाई जाएगी। अब सबसे पहले अपन ने जो हमारी हर क्लासेस का एक शेड्यूल रहता है कि पहले अपन ने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन ने समझा था कि अंतरिक्ष क्या होता है, तो अंतरिक्ष का मतलब है कि पृथ्वी के बाहर का जो भी चारों ओर उपस्थित जो भी स्थान है, खगोलीय पिंड है, सब कुछ आपका अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मतलब है कि पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल के चारों ओर जो भी विद्यमान है, स्थान है, खगोलीय पिंड है, उन सभी के अध्ययन के लिए, यानी उन सभी की स्टडी के लिए जो भी आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, या उस टेक्नोलॉजी से आप स्पेस से रिलेटेड कोई और टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप स्पेस के अंदर जो है अपना वो कहते हैं ना स्पेस सेंटर डेवलप कर देते हैं, या आप जो है वहां से कुछ चीजें देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपने कोई कैमरा भेज दिया वहां। तो इस प्रकार से जो भी टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे, इसको आप इसके स्टडी को आप क्या कहोगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी कहोगे। ठीक है। जनरली जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भाग आता है वो आता है आपका कौन कौन सा, तो प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी यानी कि लॉन्च व्हीकल जो टेक्नोलॉजी है वो, और इसके साथ में आप जो भी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स सेंड करते हैं, यानी कृत्रिम रूप से जो उपग्रह हैं, जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, उनके बारे में आप स्टडी करते हो किसके अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर कोई विद्यार्थी इसके नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, या आप पर्टिकुलर किसी भी एक एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे राजस्थान एकेडमी ऐप को जो है जरूर डाउनलोड करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद में मैंने बताया था अंतरिक्ष और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बाद कार्बन रेखा होती है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के मध्य में सीमा का कार्य करती है। और वो जो है समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, लगभग एग्जैक्ट है 96.561 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये रेखा जो है सभी राष्ट्रों की वायु के अंदर राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। और इस रेखा को जैसे ही कोई पार करता है तो उसके बाद में किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। और मैंने कल आपको दिखा दिया था कि पृथ्वी के ऊपर कितनी लेयर है, तो 5 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और कहां पर क्या घटना होती है वो बता दिया था। और कार्बन रेखा जो है आपके कहां पर है, तो 3 लेयर अंदर है, 2 लेयर बाहर है, उसके बीच में आपकी ये जो आती है। ठीक है। और कहा जाए तो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो है कार्बन रेखा है वैसे। ठीक। इसके बाद बताया था कि उपग्रह क्या होते हैं, तो ग्रहों के गुरुत्वीय क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड है उनको अपन क्या कहते हैं, उपग्रह। और अगर वह उपग्रह जो है मानव निर्मित है तो फिर आप जो है उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और अगर वह उपग्रह जो है आपके प्राकृतिक रूप से है, जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, शनि का एक है टाइटन, इस प्रकार का अगर जो है उपग्रह है जो प्राकृतिक रूप से है, जिसे मानव ने निर्मित नहीं किया है, तो फिर आप जो है उसे कहेंगे प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है। क्योंकि उपग्रह के दो भाग है, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में नहीं पढ़ना है, मैंने बता दिया था। उपग्रह के कुछ भाग होते हैं, इसका जो मेन भाग होता है जिसके अंदर आपके साइंस के इंस्ट्रूमेंट, ओरिएंटेशन फाइंडर, आपके कंटेनर, ये सब लगे होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह, उसको कहा जाता है बस। और ये बस जो है बॉक्स के आकार की होती है। उपग्रह के भाग के अंतर्गत मैंने बताया था ट्रांसपॉन्डर क्या होता है, तरल ईंधन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, नीथ भार यानी पेलोड क्या होता है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी कक्षा के बारे में यानी ऑर्बिट के बारे में, तो ये एक काल्पनिक वर्ताकार पथ है। और फिर अपन ने बात करी थी कक्षाओं के प्रकार के बारे में। तो कक्षाओं के भाग जो है 3 अलग अलग आधारों पर बांटे गए हैं। खगोलीय पिंड के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, झुकाव कोण और आकृति के आधार पर। खगोलीय पिंड के आधार पर ये 4 कक्षाएं हैं।
भू केंद्रित कक्षा जिसे अपन कहते हैं जियो सेंट्रिक ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा। सूर्य केंद्रित कक्षा यानी जिसमें केंद्र में सूर्य होगा। चंद्र कक्षा में चंद्र सेंटर में होगा। और मंगल कक्षा के अंदर मंगल ग्रह जो है वो आपका सेंटर के अंदर होगा। इसके बाद में ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न भू कक्षा, मध्यम भू कक्षा और उच्च भू कक्षा। निम्न भू कक्षा 500 से 1500 किलोमीटर, जिसके अंदर जनरली आपके सुदूर संवेदी उपग्रह जो है उन्हें रखा जाता है। और आजकल लेकिन संचार और नौवहन से संबंधित उपग्रह भी छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जितने भी स्पेस सेंटर है वो सभी इसी में स्थित है। मध्य भू कक्षा 5000 से लेकर 12000 किलोमीटर के बीच। और इसके अंदर जनरली वैश्विक नौवहन प्रणाली यानी नेविगेशन से जो सिस्टम है उसके लिए जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो यहीं पर छोड़े जाते हैं। जैसे आपका जीपीएस है, गैलीलियो है, भारत का नाविक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाता है, जैसे आपका जापान का है QZNS, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए याद रखना, ये यूपीएससी में पूछा था। और उच्च भू कक्षा जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और इसका दूसरा जो नाम मिलता है वो भू तुल्यकालिक कक्षा मिलता है। इस कक्षा में संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह और क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह को स्थापित किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने आधार है या जो बेस है अपने डिवाइड करने का इन कक्षाओं को, वो है इनका झुकाव कोण और इनकी आकृति। तो झुकाव कोण और आकृति के आधार पर जो कक्षाओं को बांटा गया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं ध्रुवीय कक्षा के बारे में, यानी पोलर ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। तो झुकाव कोण और इनकी आकृति के आधार पर सबसे पहला आ जाता है ध्रुवीय कक्षा यानी पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट की बात करें तो यह निम्न भू कक्षा का एक विशेष प्रकार है। बेसिकली जो निम्न भू कक्षा है उसी का एक पर्टिकुलर या एक कह सकते हैं कि स्पेशल जो टाइप है वो क्या है, ध्रुवीय कक्षा है। इन कक्षा में उपग्रह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। कई बार ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है कि ध्रुवीय कक्षा के अंदर उपग्रह कहां से गुजरेगा, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरेगा। ठीक है, इसके बाद में अंतरिक्ष यान जो है इसके अंदर जो भी आपका आपने सैटेलाइट वगैरह या जो आपने स्पेस जो व्हीकल छोड़ा है वो प्रत्येक परिक्रमा में पृथ्वी के ऊपर से विभिन्न बिंदुओं से गुजरता है, क्योंकि पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही होती है। तो बेसिकली जब आप जो है इसके अंदर यानी कि जब आप अंतरिक्ष यान को इसमें छोड़ोगे किसके अंदर, पोलर ऑर्बिट के अंदर, तो प्रत्येक परिक्रमा के समय यह पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग बिंदु है वहां से होकर के ये जो है आपका अंतरिक्ष यान गुजरेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी उस समय क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। अब ये देखिए कि भाई आपकी मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, चलो ये रहा डायग्राम, इसी को यूज कर लेते हैं अपन, अलग से नहीं बनाते। तो आप अगर देखोगे तो ये देखिए ये रही पृथ्वी और इसके चारों ओर की जो ये आपको ब्लैक ब्लैक पतली सी पट्टी दिखाई दे रही है उसे अपन कह रहे हैं पोलर ऑर्बिट। ठीक है, अब अगर ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है तो ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और ये पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम रही है। तो बताइए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये वाला भाग ऐसे ऐसे अलग अलग आता रहेगा, यानी एक ही टाइम पर दोनों ही चीजें घूम रही है, पृथ्वी भी घूमती रहती है और ये सैटेलाइट भी घूमता जाएगा। तो दोनों जब घूम रहे हैं तो हर बार एक अलग बिंदु से होकर के ये सैटेलाइट या ये आपका जो अंतरिक्ष यान है वो गुजरेगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि जब किसी भी अंतरिक्ष यान को आपके पोलर ऑर्बिट यानी ध्रुवीय कक्षा में छोड़ा जाता है तो वो हर परिक्रमा के अंदर पृथ्वी के ऊपर उपस्थित विभिन्न बिंदुओं से गुजरेगा, किसी पर्टिकुलर एक ही बिंदु से नहीं गुजरता है। ठीक, चलो इन कक्षाओं का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से वैज्ञानिक उपग्रहों के लिए किया जाता है, यानी कि आपके जो उपग्रह के अलग अलग अपन प्रकार पढ़ेंगे उसमें से जो साइंटिस्ट उपग्रह होंगे यानी जो वैज्ञानिक उपग्रह हैं उनके लिए ही इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, पोलर ऑर्बिट का यानी ध्रुवीय कक्षा का। इसके बाद में ध्रुवीय कक्षा के बाद दूसरा जो भाग आ जाता है आपके कक्षा का वो है भूस्थैतिक कक्षा। कौन सी कक्षा आ जाती है, भूस्थैतिक कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या आ जाता है,
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भूस्थैतिक कक्षा। तो इस कक्षा में अंतरिक्ष यान प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। जो ये आपकी भूस्थैतिक कक्षा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसके अंदर जो भी आपने आपके स्पेस व्हीकल छोड़ा है वो क्या करेगा कि प्रत्येक दिन पृथ्वी की एक परिक्रमा तो करता ही है। ठीक है, और ये जब एक परिक्रमा कर रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ही ये घूमता रहेगा। तो दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष, यानी जब आप इस उपग्रह को अगर देखोगे पृथ्वी में बैठे बैठे तो आपको लगेगा ये उपग्रह वहीं पर है, और अगर आप उपग्रह पर बैठे बैठे पृथ्वी को देखोगे तो भी आपको क्या लगेगा, स्थिर रखेगी। तो इसीलिए ये जो भूस्थैतिक कक्षा है इसके अंदर पृथ्वी या उपग्रह एक दूसरे को कैसे दिखते हैं, स्थैतिक अवस्था में दिखते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, भूस्थैतिक कक्षा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर, यानी कि जो उच्च भू कक्षा है उसी के समान अपन भूस्थैतिक कक्षा कह सकते हैं। इस कक्षा में स्थित उपग्रहों का जो उपयोग है वो अपन किसके लिए करेंगे, तो संचार तथा मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। तो भूस्थैतिक कक्षा के अंदर उपस्थित जो सैटेलाइट्स है उनका यूज क्या है, तो कम्युनिकेशन के लिए और गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह जो है भूतुल्यकालिक कक्षा का ही एक विशेष प्रकार है। और आपको जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट दे करके पूछ लेवे कि सही है या गलत है। तो इस कक्षा के अंदर क्या होता है कि उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, स्थिर प्रतीत होता है। और पृथ्वी के सापेक्ष तो उपग्रह आपको सदैव स्थिर प्रतीत होगा, वैसे ही अगर आप जो है उपग्रह के सापेक्ष देखें तो पृथ्वी आपको जो है सदैव क्या देखेगा, क्या दिखेगा, स्थिर प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये रही आपकी पृथ्वी। जियो स्टेशनरी जो कक्षा है वो तो आती है ये वाली ऐसे, और इसमें क्या होता है, पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है और ये कक्षा भी ऐसे घूमती है। तो अगर यहाँ कोई बैठा है और यहाँ कोई बिंदु है तो वो एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे के सापेक्ष दोनों को क्या लगेगा कि स्थिर है, कोई भी चल नहीं रहा है। ठीक है, ये सब आपने फिजिक्स के अंदर रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति के अंदर यही चीजें अपन समझते हैं। ठीक, इसके बाद में ये तो आपकी पोलर ऑर्बिट है जिसके अंदर प्रत्येक बार जैसे जैसे आपका परिक्रमण होगा वैसे वैसे हर बार जो है सैटेलाइट एक अलग बिंदु से होकर के गुजरता है। किसके अंदर, तो आपकी कौन सी कक्षा के अंदर, अरे भाई अभी जस्ट समझाया था, कौन सी कक्षा, ध्रुवीय कक्षा के अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हमें जो है आपका सैटेलाइट स्थिर प्रतीत होना चाहिए तो कौन सी कक्षा में जाएगा, भूस्थैतिक में। अगर हमें जो है प्रत्येक बिंदु से गुजरते हुए लगना चाहिए तो ध्रुवीय कक्षा में जाएगा। और इसके बाद तीसरी कक्षा आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ जाती है भूतुल्यकालिक कक्षा, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। कौन सी आ जाती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूतुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, चलिए तो भूतुल्यकालिक कक्षा के बारे में बात करते हैं। इसकी ऊंचाई भी लगभग 36,000 किलोमीटर ही है। कितनी है, 36,000 किलोमीटर ही है। भूस्थैतिक कक्षा भूतुल्यकालिक का ही एक विशेष प्रकार है। जो भूतुल्यकालिक कक्षा है उसी का एक स्पेशल टाइप क्या है, भूस्थैतिक कक्षा, जिसके बारे में अपन अभी पढ़कर आए। और भूस्थैतिक कक्षा का जो झुकाव कोण है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए कैसे, जो ये डायग्राम आपके सामने है इसके अंदर अगर ये ऐसे कोई कक्षा होती, ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई, इस कक्षा को अपन कहते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। क्या कहते हैं, भूतुल्यकालिक कक्षा, यानी कि आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। समझ में आई बात। लेकिन जो ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल झुकाव कोण जब 0 डिग्री हो जाता है तो वो कौन सी कक्षा बन जाती है,
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी भू स्थैतिक कक्षा बन जाती है। ठीक है, तो भूतुल्यकालिक कक्षा का ही एक विशेष प्रकार है भू स्थैतिक कक्षा। ठीक है, ये याद रखना। और इसका जो आपके झुकाव कोण है वो कितना होता है, तो झुकाव कोण होता है 0 डिग्री। चलो, इसके बाद में आपको याद रखना है सभी भूस्थैतिक कक्षा भूतुल्यकालिक होती है। सभी जितनी भी आपके क्या भूस्थैतिक कक्षाएं हैं वो भूतुल्यकालिक तो होती है। ठीक है, लेकिन सभी जो है भूतुल्यकालिक कक्षाएं भूस्थैतिक होगी ये कोई जरूरी नहीं है। इसका विपरीत जो है वो सत्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हर भूतुल्यकालिक कक्षा का झुकाव कोण 0 डिग्री हो गया तो सभी कक्षाएं स्थैतिक हो जाएगी। लेकिन क्या जो स्थैतिक कक्षा है वो जरूरी है भूतुल्यकालिक हो? नहीं। इसीलिए आपको याद रखना है कि जितनी भी भूस्थैतिक कक्षाएं हैं वो तो भूतुल्यकालिक होती है, लेकिन भूतुल्यकालिक कक्षा भूस्थैतिक या आप ये कह सकते हैं कि आपके जियो स्टेशनरी कक्षा होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका जो उपयोग है भूतुल्यकालिक कक्षा का उपयोग है वो मुख्यतः संचार उपग्रहों हेतु किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। परंतु इसमें नौवहन उपग्रह यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट्स भी प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। और जैसे कि अपने नाविक है जिसे अपन IRNSS भी कह रहे थे, लेकिन बाद में इसका नाम नाविक रखा गया है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट्स है नेविगेशन से रिलेटेड वो भी इस भूतुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने भूतुल्यकालिक कक्षा के बाद में आ जाते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। कौन सी? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, यानी कि आपके सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट आ जाती है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए तो अब अपन बात करेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में। इस कक्षा में क्या होता है कि जो उपग्रह की कक्षा का झुकाव है वो सूर्य और पृथ्वी की रेखा के सापेक्ष सभी ऋतुओं में हमेशा एक समान रहता है। बेसिकली क्या है कि देखो, ये मान लो आपकी पृथ्वी है, ये मान लो आपकी सूर्य है, इन दोनों को जोड़ने वाली ये लाइन आ गई। अब इसका जो ये झुकाव कोण बनेगा पृथ्वी के साथ में, ये झुकाव कोण हमेशा हर ऋतु के अंदर एक समान रहेगा। कौन सी कक्षा के अंदर? तो इस सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के अंदर। समझ में आ गई बात? ये याद रखना। ठीक, चलो, जो ये आपकी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है यह एक निम्न भू कक्षा जो होती है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है, उसी का विशेष प्रकार है। लो अर्थ ऑर्बिट का विशेष प्रकार क्या है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इस कक्षा का उपयोग जो है दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त प्रकाश का उपयोग करने वाले जो सुदूर संवेदी यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है उसका उपयोग अपन कहां पर करते हैं? जब आपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को तो छोड़ा, लेकिन अगर उस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट या अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेज का अगर यूज करना है उस सैटेलाइट को, तो उसे इस कक्षा में छोड़ा जाएगा। और उपग्रह समान अक्षांश पर समान स्थानीय समय पर पहुंचता है, यानी कि आपके जो भी समान अक्षांश है, सेम एल्टीट्यूड्स है, उनके ऊपर समान स्थानीय समय पर पहुंचता है। जैसे अपने यहाँ पर जो समय हुआ है उसी समय पर वो जो है आगे से आगे पहुंचता है, मतलब सेम समय पर पहुंचता है। सीधी सी बात ये है, ऐसा नहीं है कि आपका जो है अक्षांश अलग हो गया या अक्षांश आगे बढ़ गया लेकिन समय नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अपने अब आगे की तरफ। तो नेक्स्ट आ जाता है
कि जो भी आपके ये कक्षा है इनका उपयोग किसमें किया जाता है। तो पृथ्वी के मानचित्रीकरण और इमेजिनेशन के लिए, यानी जो आपके अगर पृथ्वी का इमेज बनाना है, पृथ्वी का जो मानचित्रीकरण करना है, तो उसके लिए जो है इसका यूज किया जाता है। वातावरण का अध्ययन करने के लिए भी इस कक्षा का यूज किया जाता है। जासूसी और निगरानी में भी जो है हम इन कक्षाओं का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके सामने आ जाती है कौन सी, अब जो है ये कुछ विशेष कक्षाएं आ रही है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपको मैं अब कुछ विशेष कक्षाएं बता रहा हूं वो ऐसी कक्षाएं हैं जिनके बारे में आप अक्सर जो है न्यूज के अंदर भी पढ़ेंगे, या हो सकता है कि जो अब अपने आगे सैटेलाइट्स वगैरह आप लॉन्चिंग का देखेंगे उसमें इन्हीं कक्षाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए जो है हमें ये पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले आ जाती है भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा, यानी जीटीओ, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ के बारे में बात करेंगे। भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा। अब ये कक्षा क्या होती है? तो यह कक्षा भू स्थिर या भूतुल्यकालिक कक्षा से लगभग 200 किलोमीटर नीचे अवस्थित होती है। तो पर्टिकुलर ये कोई कक्षा नहीं है, ठीक है ना। जो कक्षाओं का वर्गीकरण पढ़ा वो अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन ये क्या होती है अभी आपको अगर थोड़ी सी हिंट दूं तो केवल आप ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे जो है अब दिल्ली जाना है, सपोज करो आबू रोड या जहां पर मैं रह रहा हूँ सिरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां पर जो है आबू रोड के अंदर हवाई अड्डा है नहीं कि मुझे डायरेक्ट जो है मुंबई पहुंचा देवे, यहाँ से एरोप्लेन में बैठू। और तो मुझे क्या करना होता है, आबू रोड से पहले मुझे जाना होता है आपके उदयपुर, और उदयपुर से फिर जो है मैं फ्लाइट के माध्यम से कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, दिल्ली। ठीक है, तो आबू रोड जो है वो तो आपके होगी पृथ्वी, दिल्ली हो गया आपका अंतरिक्ष, लेकिन इन दोनों के बीच में जिसने काम किया वो क्या हो गया, वो हो गया आपका उदयपुर, जिसने मुझे दिल्ली से कनेक्ट करवा दिया। तो यहां पर जो ये भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा है वो बेसिकली जो अलग अलग आपने कक्षाएं पढ़ी है उन कक्षाओं के बीच में उपस्थित एक ऐसा स्टेशन है जहां पर पहले सैटेलाइट भेजा जाता है, फिर वहां से उस सैटेलाइट को आगे पहुंचाया जाता है। तो आप अभी देखेंगे जो मंगलयान वगैरह जैसे छोड़ा गया था, तो मंगलयान ऐसा नहीं है कि सीधा छोड़ा और वो अपनी कक्षा में पहुंच गया, नहीं, उसको पहले जीटीओ के अंदर पहुंचा गया था, फिर वहां से उसको स्थानांतरित कर दिया गया दूसरी जगह पर। ठीक है, तो इसके बारे में अपन अभी समझते हैं। तो ये भू स्थिर या जो भूतुल्यकालिक कक्षा है उससे 200 किलोमीटर नीचे अवस्थित होती है। प्रारंभ में संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं उनको इसी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। तो जो भी अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं इंडिया अपने पृथ्वी से, उनको कहाँ भेजा जाता है, उनको भेजा जाता है पहले अपने इस जीटीओ के अंदर, यानी भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा के अंदर। ठीक है, फिर वहां से इनको जो है अपने कहा भेजा जाता है, भू स्थिर या भू तुल्यकालिक या सूर्य का तुल्यकालिक जिस कक्षा में भेजना है वहां पर। तत्पश्चात उसे भू स्थिर कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये ऐसा है, देख लो ये जो है अपनी कक्षा है, ये जो गोला है ना पहला वाला, ये गोला है मान लीजिए आपके कौन सा, तो ये गोला है आपका, आप कह सकते हैं भू स्थिर कक्षा कहें, चाहे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहें, चाहे भू तुल्यकालिक कक्षा कहें, वो कक्षा ये है। ठीक है, ये कौन सी कक्षा है, तुल्यकालिक, कौन सी, भू तुल्यकालिक या भू स्थिर कक्षा। और जो ये देखो मैंने बीच में एक गोला बनाया है, वो गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जीटीओ को। किसको, जीटीओ को, यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा को। और ये रही आपके पृथ्वी, यानी कि आपकी अर्थ। अब हमने क्या करा, अर्थ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया, क्या करा, ये जो है एस सैटेलाइट लॉन्च किया, वो सैटेलाइट पहले यहां पहुंचाया जाता है, यहां पहुंचने के बाद में उसको रेस्ट करवाया, रोका आराम से, अपन ने देखा कि हाँ जीटीओ तक जो है अपना सैटेलाइट आराम से लॉन्च हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो दूरी ही कितनी रही है, केवल 200 किलोमीटर की।
अब अपन क्या करेंगे, फिर इस सैटेलाइट को यहां से नीचे बैठे बैठे, अर्थ पर बैठे बैठे अपन जो भी अपने सेंटर्स है उनके माध्यम से अब वापस से इस सैटेलाइट को यहां से चलाएंगे, धीरे 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 चलते 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 जिस कक्षा में भेजना था उस कक्षा के अंदर स्थापित कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप इसी कक्षा में, इसके बीच में कोई कक्षा आपकी इच्छा करे वहां आप इसे कर सकते हैं, यहां से किसी उपग्रह के पास भेज सकते हैं। मतलब बीच में ये तो केवल एक स्टेशन है, क्योंकि डायरेक्ट भेजना कभी कभी नामुमकिन भी होता है और कई बार जो है ज्यादा खर्चा भी आता है इतना लंबा भेजने के लिए। तो हम उसके लिए फिर क्या हिंट लेते हैं, हम उसको बीच में रोकते हैं और फिर आगे भेजते हैं। ठीक है, चलो, तो ये थी भू स्थिर कक्षा। इसके बारे में समझना जरूरी है क्योंकि इस पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस भी आएंगे और इसका जो है यूज हमें करना पड़ेगा हर बार जब हम आगे सैटेलाइट पढ़ेंगे वहां पर ये कक्षा आने वाली है। इसके बाद आ जाता है हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा। अब ये हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा क्या है, तो यह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, ठीक है, इलिप्टिकल, जिसका उपयोग अपन किसी उपग्रह को एक वृत्ताकार कक्षा से दूसरी वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। तो देखो जीटीओ के अंदर क्या था कि अपन एक कक्षा से अपने अर्थ से छोड़ करके उसको जो है एक कक्षा तक ले अर्थ के अंदर ले जा करके जीटीओ में रोक रहे थे, फिर वहां से दूसरी कक्षा में ले जा रहे थे। लेकिन ये जो हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा है ये बेसिकली क्या है कि दो, देखो आपने क्या देखा था, ये थी अपनी जीटीओ, ये थी अपनी भू स्थिर कक्षा। इन दोनों के बीच में जो 200 किलोमीटर की दूरी है तो वो क्या सीधे सीधे जाएगी? नहीं, वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार ऐसा एक पाथ होता है। ये यहां से अपन चलाते हैं फिर वो ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुंचता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सीधा ऐसे चला जाएगा, वो ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर पहुंचता है, ऐसे धीरे 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 घूमते घूमते। तो जब ये वृत्ताकार पथ बना है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ जो बनता है बीच में, इस इलिप्टिकल पाथ का नाम जो है वो क्या है? हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा। क्या नाम है? हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा। किसी के दिमाग में आ रहा हो सर सिंपल सा नाम दे देते, ये भी हॉर्डमन नाम देने की क्या जरूरत थी? तो भाई ये सब जो है वैज्ञानिकों के नाम पर दिए जाते हैं, इसीलिए क्या नाम दिया गया? हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये हॉर्डमन स्थानांतरण कक्षा आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो भाई बढ़िया बात है, आगे बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट। अब आ जाती है ग्रेवयार्ड कक्षा। कौन सी कक्षा आ जाती है? ग्रेवयार्ड कक्षा। तो सर ये ग्रेवयार्ड कक्षा क्या है? तो ग्रेवयार्ड कक्षा के बारे में बात करते हैं। पहला, इसे अपन जो है जंक या डिस्पोजल कक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपन जंक या डिस्पोजल कक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये वो कक्षा है जिसके अंदर जो सैटेलाइट्स अपने इनएक्टिव हो जाते हैं या जिन सैटेलाइट से अपना कनेक्शन वगैरह टूट जाता है, या जो सैटेलाइट जैसे 7 वर्ष की अवधि के लिए भेजा, 5 साल की अवधि के लिए भेजा, उसके बाद में तो वो सैटेलाइट्स काम करते हैं नहीं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उनको अपन उतार करके नीचे ला करके वापस सही करके भेजेंगे, ऐसा तो अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है, हालांकि इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इसके लिए फिर जो है क्या किया जाता है, इसके लिए फिर ऐसे जो खराब सैटेलाइट्स है जो इनएक्टिव हो चुके हैं, जो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनको इस कक्षा के अंदर, कौन सी कक्षा में? ग्रेवियार्ड कक्षा के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ग्रेवियार्ड कक्षा के अंदर स्थानांतरित किए जाने वाले जो सैटेलाइट्स है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सॉरी, निष्क्रिय जो सैटेलाइट्स हैं उनको कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? ग्रेवियार्ड कक्षा के अंदर। इसीलिए इस कक्षा का नाम क्या है? डिस्पोजल या जंक कक्षा। इसकी ऊंचाई है 36,050 किलोमीटर, यानी जो आपकी 36,000 तक की कक्षाएं हैं उनसे भी आगे बाहर भेज दिया जाता है। निष्क्रिय यानी इनएक्टिव उपग्रहों को इसी कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका उपयोग क्या है? तो अंतरिक्ष कचरे की जो समस्या है उसके निस्तारण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इस ग्रेवियार्ड कक्षा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है उपग्रह की कक्षाएं जो है अलग अलग, चाहे वो ग्रेवियार्ड हो, हॉर्डमन स्थानांतरण हो, भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा हो, सूर्य तुल्यकालिक हो, भू तुल्यकालिक हो, भू स्थैतिक हो, ध्रुवीय कक्षा हो, उच्च भू कक्षा हो, मध्यम भू कक्षा हो, निम्न भू कक्षा हो, भू केंद्रित कक्षा, सूर्य केंद्रित कक्षा, चंद्र कक्षा, मंगल कक्षा, कक्षा क्या है,
उपग्रह के भाग में ट्रांसपॉन्डर, तरल ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नीद बार, बस क्या है और सैटेलाइट्स क्या है, कार्बन रेखा क्या है, अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, इन सभी शब्दों के बारे में जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए उतनी हो चुकी होगी। मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जो मैंने बताया है, अगर इतनी सभी चीजें आपको पता है तो आपका काम बन चुका है, ये मान करके चलिए। अब आपको जो है आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि हमने जो है सैटेलाइट छोड़ा और सैटेलाइट कहाँ पहुंचेगा और किस प्रकार से पहुंचेगा। अब लेकिन इस सैटेलाइट को छोड़ने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, जो शक्ति की जरूरत होती है, जिसके माध्यम से वो सैटेलाइट वहां जाता है और वहां जाकर के कार्य करता है, वो कौन करवाएगा? उसके लिए तो ईंधन की जरूरत होती है। और जो ईंधन होता है वो तो जनरल, जो अपने मतलब आपके बाइक है, आपका गाड़ी है, आपका एरोप्लेन है, उसके अंदर यूज किया जाता है। लेकिन जो आपके, अगर क्या हो भाई, अगर अपन बात कर रहे हो प्रक्षेपण यान की, तो वहां पर जो है फिर आपको आपके ईंधन की जरूरत नहीं होती है। ईंधन के साथ साथ ऑक्सीकारक की भी जरूरत होती है, ऑक्सीडाइजर की भी जरूरत होती है। और जब ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों मिलते हैं तो बनता है प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट। और प्रोपेलेंट के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपको टफ लगती है वो और ज्यादा टफ लगे। एक ही दिन में सब कॉन्सेप्ट समझा दिए तो मुझे उम्मीद है कि आप आधे बच्चे तो जो है इसको छोड़ करके भाग जाओगे, क्योंकि ये टफ लगती है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप जो है धीरे 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 चीजों को सीखें। प्रणोदक के बारे में मैं आपको कल बहुत ही शानदार तरीके से रंगीन डायग्राम्स के माध्यम से रॉकेट पूरा छोड़ करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं मोटिवेशनल और इन्हीं कोटेशंस के साथ में मैं आप लोगों को कहता हूं अलविदा। मिलेंगे कल अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। और राजस्थान एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पीडीएफ्स को प्राप्त करें और वहां पर उपलब्ध सभी फ्री नोट्स का आप आसानी से यूज करें। धन्यवाद।